हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जम्मिल। आज आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। टीबी जिसे कहते हैं हम, पलटब जिसे कहा जाता है, जिसे क्षय रोग भी कहा जाता है। ये कैसे होता है, किन मरीजों में टीबी होती है, क्या इसके लक्षण होते हैं, क्या इसकी गाइडलाइंस है, क्या इसकी ट्रीटमेंट की गाइडलाइंस है। अगर किसी मरीज़ को टीबी हुई है, क्षय रोग हुआ है, तो क्या उसमें हमें लक्षण देखने मिलेंगे। इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को डिटेल में सारी चीज़ें बताऊँगा। वीडियो को अंत तक देखें, स्किप ना करें। आज आप लोगों को टीबी के बारे में पूरा डिटेल में इस वीडियो में मैं बताऊँगा। चलिए दोस्तों, लेक्चर शुरू करते हैं ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। तो ट्यूबरक्लोसिस जो होती है, दो टाइप की होती है। एक होती है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, सेकंड होती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस और एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो जो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होता है, जिसे हम छाती की टीबी बोलते हैं, जैसे लंग्स की जो टीबी होती है उसे हम पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। वो जो चेस्ट की टीबी के बाहर की जो टीबी होती है, छाती के अलावा और कहीं पे हमारे जो टीबी होती है, जिसे हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी बोलते हैं। जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होती है वो शरीर में लंग्स के अलावा कहीं भी हो सकती है, एक्सेप्ट नेल और हेयर, नाखून और बाल को छोड़ के शरीर में किसी भी जगह की टीबी हो सकती है। अगर मैं आप लोग बताऊं कौन कौन सी तरह की टीबी हो सकती है, टीबी के टाइप क्या क्या हो सकते हैं, तो हमारी पल्मोनरी टीबी ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है, जिसे हम छाती की टीबी बोलते हैं, लंग्स की ट्यूबरक्लोसिस जिसे कहा जाता है। सेकंड जो होती है पोर्ट्स स्पाइन। पोर्ट्स स्पाइन मतलब जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी भी टीबी होती है, जिसे पोर्ट्स स्पाइन कहा जाता है। लेरिंजियल टीबी होती है। अगर कोई मरीज़ आपके ओपीडी में आता है, आपके डे केयर में आता है, जिसको लंबे समय से खांसी है, पेशेंट बोलता है 1 हफ्ते से मुझे खांसी है, खांसी के बाद मेरा गला बैठ गया, खांसी जो बलगम वाली है, तो आपको एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस उसका लेरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस के अलावा आपको पेशेंट का एक जो सेकेंडरी डायग्नोसिस हमेशा ट्यूबरक्लोसिस के लिए सोचना है, जिसे हम लेरिंजियल ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। उसके बाद अगर कोई पेशेंट ओपीडी में आता है जो बोलता है मुझे फीवर आ रहा है 1 हफ्ते से, पेशेंट डॉक्टर साहब उसको फीवर आ रहा है, उसके बाद एक अचानक से एक साइड कमजोरी हो गई, हाथ पे काम करना बंद कर दिए, वीकनेस हो गई, पैरालिसिस हो गया, तो उस कंडीशन पेशेंट को दिमाग की टीबी को आपको सोचना है। पेशेंट को हो सकता है ट्यूबरक्लोमा हो, तो आपको उसमें उस कंडीशन में पेशेंट अगर वीकनेस बोलता है, हेडेक बोलता है और पेशेंट अनकॉन्शियस टाइप हो रहा है, तो आपको ब्रेन की टीबी के बारे में सोचना है। उसके बाद बहुत से पेशेंट को क्या होता है, गले के अंदर गठान हो जाती है, लिम्फ नोड हो जाते हैं, तो लिम्फ नोड की टीबी भी होती है। तो ये सारी जो मैंने बताई आपको, इस तरह की टीबी हो सकती है। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, और उसके बाद पोर्ट्स स्पाइन, ट्यूबरक्लोमा, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस होता है। उसके बाद लिम्फ नोड की टीबी हो सकती है, लेरिंजियल टीबी हो सकती है, स्पाइन की टीबी हो सकती है। हमारे नाखून और बाल को छोड़ के सारी जगह की बॉडी के हर पार्ट की कहीं भी टीबी हो सकती है। तो दोस्तों, अगर बात करें इसके बाद टेस्ट, अगर किसी मरीज़ को टेस्ट की बात पहले अगर मैं आप लोग बता दूँ इसके सिम्टम, अगर किसी पेशेंट को टीबी हुई है, ट्यूबरक्लोसिस हुआ है, क्षय रोग हुआ है, तो पेशेंट क्या सिम्टम लेकर आएगा आपके पास, क्या लक्षण लेकर आएगा। अगर आप डे केयर में बैठे हैं, क्लिनिक पे बैठे हैं, अपने लोकल क्लिनिक पे बैठे हैं, आप एक जनरल प्रैक्टिशनर हैं और आपके पास पेशेंट आया है ट्यूबरक्लोसिस का या कोई ऐसे लक्षण लेकर आया, तो आपको उसमें कैसे पता करना है, कैसे डायग्नोस बनाना है कि इस पेशेंट को टीबी हो सकती है। तो जो ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट होते हैं उनमें 5-6 सिम्टम है जो क्लासिकल ट्यूबरक्लोसिस में मिलते हैं हमें। वो पेशेंट आपको कंप्लेंट करेगा, डॉक्टर साहब बहुत फीवर आ रहा है, फीवर सर्दी लग के आ रहा है, पेशेंट को नाइट में स्वेटिंग होगी, उसमें पेशेंट का वेट लॉस रहेगा, उस पर पेशेंट की डिक्रीज एपेटाइट रहेगी, डिक्रीज और एपेटाइटिस वेट होगा, वेट कम होगा और भूख कम हो जाएगी, 2 चीज़ें होगी। उसके बाद बहुत से मरीजों में खांसी होगी, खांसी तो सभी में रहेगी, खांसी के साथ बलगम आएगा, और बहुत से मरीजों में खांसी के साथ पेशेंट को इसमें खून आने लगता है, इसे हम हेमोप्टाइसिस बोलते हैं। तो क्या क्या सिम्टम आएंगे, पेशेंट को फीवर रहेगा, पेशेंट का वेट लॉस रहेगा, पेशेंट की एपेटाइटिस कम हो जाएगी, भूख कम हो जाएगी, पेशेंट को खांसी रहेगी, बलगम के साथ रहेगी, कफ विद स्पुटम, कफ विद ब्लेगम जिसे हम बोलते हैं, प्लेगम, वो रहेगा। इसके बाद पेशेंट को इसमें कभी कभी खांसी के साथ खून भी आ सकता है। अभी खून किस कंडीशन में आएगा, खून कौन सा मरीज को आ सकता है। दोस्तों, होता क्या है, जो पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस होती है, लंग्स के अंदर जो टीबी होती है उसमें कैविटी बन जाती है, टीबी की कैविटी होती है, तो उस कैविटी के अंदर क्या होता है, ब्लड सप्लाई आ जाती है। जैसे कि ये पेशेंट एक हमारे पास आया था, 1 महीने से इसकी हिस्ट्री, पेशेंट को जो है कि फीवर है, वेट लॉस है, डिक्रीज एपेटाइट है, पेशेंट को चलने में सांस भर रही है, ब्रेथलेसनेस भी होता है, इसमें घबराहट होता है, पेशेंट को लिथार्जी हो जाती है। पेशेंट के सामने आप कितने भी अच्छा खाना रख दो, कितने अच्छा थाली से ज़्यादा लजीज खाना रख दो, पेशेंट उसे नहीं खाएगा क्योंकि उसकी खाने की इच्छा होती नहीं, एपेटाइटिस डिक्रीज हो जाती है। तो ये जो एक्सरे उसी पेशेंट का है, इसको ये सारे सिम्टम थे टीबी के। इसके बाद हमने इसका एक्सरे कराया। एक्सरे के अंदर आप लोग देख सकते हैं, राइट साइड बेटा क्लोज करो इसको, एक राइट साइड पेच है, कैविटी है, और राइट मिडिल लोअर लोब में और लेफ्ट अपर लोब में कैविटी है। इसके बाद पेशेंट का हमने HRCT चेस्ट कराया। HRCT चेस्ट के अंदर भी पेशेंट को जो है कि कैविटी आई। मेरा ये CT स्कैन की फिल्म और एक्सरे दिखाने का मकसद है आपको उस कैविटी के बारे में समझाऊं, जो मैंने आप लोगों का भी नाम लिया। कैविटी हो सकती है, पेशेंट को खून आता है, जो बलगम में जो पेशेंट को खून आता है वो क्यों आता है, खांसी के अंदर खून क्यों आता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इस पेशेंट को कैविटी एक दिखाई दे रही है आप लोग को, वाइट। ये जो ब्लैक आप लोग को दिखाई दे रहा है लंग से, ये राइट वाला लंग है, ये लेफ्ट वाला लंग है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पेशेंट को कैविटी है, ये राइट साइड कैविटी है और एक ये लेफ्ट साइड कैविटी, दोनों साइड कैविटी है। तो ये कैविटी के अंदर होता क्या है, ब्लड सप्लाई चालू हो जाती है।
ब्लड सप्लाई चालू होती है और जब पेशेंट खांसता है तो इसके अंदर से ब्लड लीक होने लगता है। तो जो ब्लड लीक होता है, खांसी जब पेशेंट करता है तो खांसी के अंदर वही खून आता है, तो डर जाते हैं। तो जब कभी भी कोई पेशेंट खांसी के साथ खून की कंप्लेंट लेकर आता है, खांसी में खून आ रहा है, जिसे हम हेमोप्टाइसिस बोलते हैं मेडिकल की लैंग्वेज में, तो इसी कंडीशन में होता है क्या है, जो लंग्स के अंदर जो कैविटी बनी ट्यूबरकुलोसिस की, वो कैविटी के अंदर ब्लड सप्लाई चालू हो जाती है, ब्लड सप्लाई चली जाती है, क्योंकि कैविटी को जिंदा रहने के लिए ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। तो जो टीबी के जो बैक्टीरिया है वो ब्लड के अंदर ब्लड के जो उसको इरिटेट करते हैं और उससे ब्लड लीक, जब खांसी करता है पेशेंट तो उस पर ब्लड लीक होने लगता है और वो खून जो लीक होता है, जो ब्लड लीक होता है, खांसी के थ्रू मुंह से बाहर आने लगता है, जिसे हम हेमोप्टाइसिस बोलते हैं। तो दोस्तों इस तरह से पेशेंट को हेमोप्टाइसिस भी हो सकता है, खांसी में खून भी आ सकता है। ये इसके कुछ क्लासिकल फीचर ट्यूबरकुलोसिस के। तो आपके पास में पेशेंट अगर आता है ये सारी कंप्लेंट लेके, तो आपको उसको ट्यूबरकुलोसिस के बारे में सोचना है। तो दोस्तों ये तो है इसका सिम्टम। मैंने अभी आपकी क्या क्या, अगर कोई ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट आपके डे केयर में, आपके क्लिनिक में, या अगर आप जनरल प्रैक्टिशनर है तो आपको क्या क्या उसके टेस्ट कराने हैं, या अगर आप हॉस्पिटल में हैं, इमरजेंसी में बैठे हैं, आईसीयू में बैठे हैं, कोई पेशेंट ऐसा आता है तो आपको क्या सोचना है और क्या उसमें टेस्ट कराने हैं। तो इसमें दो तरह के टेस्ट आपको उस पेशेंट को एडवाइस करने हैं। एक होता है क्लिनिको रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस और एक सेकंड होता है माइक्रोबायोलॉजिकल कन्फर्मेशन। दो तरह के आपको टेस्ट कराने हैं, क्लिनिको रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस और माइक्रोबायोलॉजिकल कन्फर्मेशन। फर्स्ट बात करेंगे हम सबसे पहले क्लिनिको रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस के बारे में। क्लिनिको रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस में क्या देखना है, तो उसमें आपको रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस में आपको देखना है उसका चेस्ट एक्सरे, पेशेंट का चेस्ट एक्सरे कराना सबसे पहले, और उसके बाद कराना आपको सीटी स्कैन। जैसे कि हमने पेशेंट का पहले चेस्ट एक्सरे करवाया था, पहले पेशेंट को हमने क्लिनिकली देखा था, क्लिनिकली इसके जो सिम्टम थे, सिम्टम के बाद हमने पेशेंट का चेस्ट एक्सरे कराया। चेस्ट एक्सरे में हमें पेशेंट का राइट साइड एक कैविटी नज़र आई, इसमें पेच नज़र आया, और लेफ्ट साइड दोनों साइड बायलेटरल। उसके बाद हमने पेशेंट का सीटी स्कैन कराया, ये आप लोग देख सकते हैं सीटी स्कैन की रिपोर्ट। इसमें पेशेंट को बायलेटरल जो है कि कैविटेशन है। तो इस तरह से आपको रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस में ये दो चीज़ करानी है, चेस्ट एक्सरे पेशेंट का, पीएव्यू और सीटी स्कैन और एमआरआई, ये आप करा सकते हैं। इसके बाद क्लिनिकली आपको देखना है पेशेंट को, तो इसे हम बोलते हैं क्लिनिको रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस टेस्ट में। सेकंड जो मैंने आप लोगों को बताया माइक्रोबायोलॉजिकल कन्फर्मेशन। अभी माइक्रोबायोलॉजिकल कन्फर्मेशन क्या होता है, तो दोस्तों माइक्रोबायोलॉजिकल कन्फर्मेशन के अंदर बहुत सारे टेस्ट आते हैं। फर्स्ट होता है माइक्रोबायोलॉजिकल कन्फर्मेशन में टीबी बेसिलाई देखना। जो माइक्रोबायोलॉजिकल कन्फर्मेशन होता है उसके अंदर हम क्या देखते हैं, टीबी के बेसिलाई देखते हैं। उसमें क्या करते हैं, पेशेंट का स्पूटम लेते हैं, बलगम लेते हैं, बलगम को एक कंटेनर में, एक डब्बी में कलेक्ट किया जाता है। अभी कंटेनर यहाँ पे है नहीं, एक जो यूरिन कंटेनर होता है, इस टाइप के कंटेनर होता है इसका, उस कंटेनर के अंदर पेशेंट को हम बोलते हैं बलगम दो। ज़्यादातर इसमें मॉर्निंग का बलगम लिया जाता है पेशेंट का। तो बलगम लेने के बाद उसको क्या करते हैं, जो माइक्रोस्कोप होते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से उसके अंदर देखते हैं टीबी के बेसिलाई को, बैक्टीरिया को, उसको देखा जाता है। तो उससे बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल कन्फर्मेशन। उसमें हम टीबी के बेसिलाई देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। उसके बाद सेकंड जो होता है इसमें स्पुटम का स्मेयर कराते हैं माइक्रोस्कोप से, स्पुटम का स्मेयर देखते हैं माइक्रोस्कोप से। सेकंड जो हम कराते हैं इसमें सीबी नाट, जिसे हम बोलते हैं सीबी नाट, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट जिसे कहा जाता है, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट करते हैं। ये कुछ टेस्ट इसमें किए जाते हैं। उसके बाद स्पुटम का हम कल्चर करते हैं। कल्चर भी इसमें जो होता है कि उसमें देखते हैं हम ड्रग रेजिस्टेंस है या फिर ड्रग रेजिस्टेंस सेंसिटिव, जो दो चीज़ इसमें देखी जाती है। अगर ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस होता है तो उसको आपको बिल्कुल ट्रीट नहीं करना है, उसे आपको तुरंत हायर सेंटर भेजना है, उसे आपको अपने डे केयर पर क्लिनिक में ट्रीट नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें टेस्ट होता है वो होता है TST टेस्ट, स्किन ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट जिसे हम बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस स्किन टेस्ट भी बोल सकते हैं इसे, ट्यूबरकुलोसिस स्किन टेस्ट जिसे हम मोन्टुक्स टेस्ट भी कहते हैं। उसमें क्या होता है, जो इंसुलिन सीरीज होती है उससे जो इसका सीरम रहता है उसे हम लगाते हैं सबक्यूटेनियस, और उसके बाद उसको 48 आवर्स तक उसे मॉनिटर करते हैं। उसके बाद उसे देखते हैं उसका डायमीटर बढ़ता है, अगर बढ़ता है तो फिर से हम ट्यूबरकुलोसिस की रेंज में मानते हैं, पेशेंट को सस्पेक्ट कर सकते हैं कि सर टीबी हो सकती है। नेक्स्ट जो इसमें टेस्ट होता है वो होता है दोस्तों कल्चर सॉलिड लिक्विड, कल्चर का सॉलिड और लिक्विड कल्चर का करा सकते हैं हम। इसके बाद टिश्यू हिस्टोपैथोलॉजी करा सकते हैं, जैसे कि पेशेंट का टिश्यू है, अगर कोई पेशेंट को लिम्फ नोड वगैरह है तो लिम्फ नोड का हम एफएनएसी कर सकते हैं, उससे टिश्यू ले सकते हैं, टिश्यू का हिस्टोपैथोलॉजी करा सकते हैं। बहुत से पेशेंट को सर्वाइकल लिम्फ नोड रहते हैं, सर्वाइकल लिम्फ नोड मेलिग्नेंसी में दिख सकते हैं, और हमें ट्यूबरकुलोसिस में दिख सकते हैं बच्चों में ज़्यादातर। तो उस कंडीशन बच्चों में चेस्ट में कुछ नहीं दिखता, हमें सर्वाइकल के लिम्फ नोड रहते हैं, तो लिम्फ नोड की हम हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेज सकते हैं, उससे कंफर्म कर सकते हैं आप। उसके बाद आप इसका LPA करा सकते हैं, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन। इसके बाद एक आप इसमें आप लोगों में एक खास बात बताता हूँ, जो पेशेंट होते हैं जिन्हें सर्वाइकल लिम्फ नोड रहते हैं, जो बच्चे होते हैं ज़्यादातर, बच्चों में जो टीबी के लक्षण होते हैं वो पेशेंट उसमें फीवर आता है, बच्चे को भूख कम लगती है, भूख खाना नहीं खाता है और वेट कम हो जाता है, तो पेशेंट को खांसी भी रहती है, बहुत सी कंडीशन में खांसी नहीं रहती है। लेकिन पेशेंट का आप जब चेस्ट एक्सरे कराएंगे तो चेस्ट एक्सरे पेशेंट का उस कंडीशन में नॉर्मल आता है बच्चों का। बच्चों में आप लोग ने बहुत ज़्यादातर देखा होगा गले में गठान लेके आते हैं, छोटी छोटी गठान होती है, जिसे हम लिम्फ नोड बोलते हैं। तो उसमें लिम्फ नोड जो होता है, लिम्फ नोड का जो टेस्ट कराएंगे आप, उसकी जो एफएनएसी कराते हैं, उसे आपको एंटी ग्रेविटी एक्सप्रेशन कराना है। एंटी ग्रेविटी एक्सप्रेशन का मतलब जैसे यहाँ पे कोई गठान है, उसको
एब्सेस गठान है, वो लिम्फ नोड है, तो उसका आप नीचे से उसको सैंपल नहीं निकालने बोलना, उसको बोलना है एंटी ग्रेविटी एस्पिरेशन ले, ऊपर से सैंपल ले उसका। अगर वो नीचे से लेगा तो वो इस पर ड्रेन होता रहेगा और टीबी के जो बैक्टीरिया है वो निकलते रहेंगे और पेशेंट का बाहर जो उसके आसपास उन लोगों को भी वो फैल सकती है। तो हमेशा इसका जो एस्पिरेशन लेते हैं हम एंटी ग्रेविटी एस्पिरेशन लेते हैं। ये तो हुआ टेस्ट के बारे में। अभी मैं आप लोग बताऊँगा ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट। अगर किसी पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस हुआ, आपने पेशेंट का ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोसिस कर दिया, डायग्नोसिस कैसे करेंगे, वही पेशेंट का सिम्टम देखेंगे। सिम्टम के बाद आपको उसको क्लिनिकल रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस करना है और माइक्रोबायोलॉजिकल कंफर्मेशन करना है। पेशेंट के चेस्ट एक्सरे में कैविटी है, उसके बाद आपने सीटी स्कैन कराएंगे। सीटी स्कैन में आपको पेज दिखता है, वो भी कोक्स पर पल्मोनरी कोक्स बोलते हैं। उसके बाद आपको बलगम भेजना है, बलगम में देखना है पॉजिटिव आ रहा है क्या बलगम, स्पुटम अगर पॉजिटिव है उसके बाद आपको ट्रीटमेंट चालू करवाना है। ट्रीटमेंट किसे करना है, इसका जो ट्रीटमेंट है वो 6 मंथ की रेजिम होती है। 6 मंथ इसमें हम ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को, 6 महीने का एक कोर्स देते हैं। जो कोर्स देते हैं हम वो 2 फेस में देते हैं, 2 फेस में होता है इसका ट्रीटमेंट। एक होता है आईपी, एक होता है सीपी। जो आईपी होता है वो 2 महीने का कोर्स होता है और जो सीपी होता है वो 4 महीने का कोर्स होता है। जो आईपी होता है उसे हम इंटेंसिव फेज बोलते हैं। जो 2 महीने का होता है इसमें क्या करते हैं, जो डोज हम देते हैं 2 महीने, इससे हम पीक पर लेके जाते हैं और जो ट्यूबरक्लोसिस के जो बैक्टीरिया है उसे पूरी तरह किल कर देते हैं, मार देते हैं। 95% तक ट्यूबरक्लोसिस 2 महीने में पेशेंट की ठीक हो जाती है। तो इस जो आईपी होती है इंटेंसिव जो फेस होता है, इसमें जो हम रेजिम देते हैं, जो मेडिसिन पेशेंट को देते हैं उसे बोलते हैं हम HRZE। HRZE मतलब कौन कौन सी दवाई होती है मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। इसमें आती है आइसोजाइनाइड, रिफाम्पिसिन, पायराजाइनामाइड और थाम्बुटोल। ये 4 दवाई हम इसमें देते हैं आईपी फेस में, जिसे हम इंटेंसिव फेस बोलते हैं। इसके बाद इसका रेजिम चेंज हो जाता है। इसे हम उसके बाद हम देते हैं 2 महीने बाद, जो 3rd मंथ चालू होता है उससे 6 मंथ तक अगले 4 महीने सीपी, जिसे हम कंटिन्यूएशन फेस बोलते हैं। इसके अंदर 3 टेबलेट होती है, इसमें 4 टेबलेट नहीं रहती HRZE, इसमें HRZ रहता है। ई इसमें हम नहीं देते हैं। इसमें जो 3 टेबलेट होती है दोस्तों वो होती है आइसोजाइनाइड, रिफाम्पिसिन और थाम्बुटोल। ये 3 टेबलेट दी जाती है इसमें अगले 6 महीने के लिए। जो 2-5% टीबी के बैक्टीरिया रहा है, जो एक्टिव टीबी है, वो इससे ख़त्म हो जाती है। इसके बाद अगर पेशेंट 2 महीने टीबी की दवा लेता है, आईपी इंटेंसिव फेस जो जिसे हम बोलते हैं, वो लेने के बाद अगर पेशेंट टीबी की दवा बंद कर देता है, अगर डॉक्टर के पास नहीं जाता है, तो वो उसे ड्रग रेजिस्टेंस टीबी हो जाती है। ड्रग रेजिस्टेंस टीबी अगर पेशेंट को एक बार हो गई तो उसके बाद पेशेंट को हमें उसे 16 से 18 महीने टीबी की दवा खिलाना पड़ेगी, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस आ जाता है दवाई का। टीबी की दवा काम नहीं करती है। तो आपको हमेशा याद रखना है, किसी भी पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस की दवा अगर एडवाइस कर रहे हैं, पेशेंट को टीबी की दवा ले रहा है, तो उसको आपको हमेशा बोलना है कि 2 महीने लेने के बाद आपको टीबी सेंटर जाना है, डॉट सेंटर जाना है और वहाँ से आपका अगला जो फेस है कंटिन्यूएशन फेस 4 महीने का, उसे पूरा कंप्लीट करना है। टीबी की दवा बिल्कुल 1 दिन के लिए भी नहीं छोड़ना है। अगर आप टीबी की दवा बंद कर देते हैं, 1 दिन के लिए भी छोड़ देते हैं, तो उससे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आपको टीबी की दवा 1.5 साल तक खाना पड़ सकती है। उसके बाद 12 से 15 महीने तक आपको कंटिन्यूएशन लेना पड़ेगी। तो आपको ये पेशेंट को ज़रूर बताना है। उसके बाद दोस्तों जो हम टीबी की दवा देते हैं ये FDC कॉम्बिनेशन में आती है। FDC कॉम्बिनेशन का मतलब होता है फिक्स डोज कॉम्बिनेशन। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है 1 टेबलेट होती है, इसमें कई सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। जैसे कि जो मैंने आपको आईपी बताया, आईपी के अंदर हमारे 4 टेबलेट होती है। HRZE टीबी दवा टेबलेट एक ही होती है, लेकिन 1 टेबलेट के अंदर 4 कॉम्बिनेशन होते हैं, जिसे हम बोलते हैं FDC फिक्स डोज कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से ये टेबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। दोस्तों ये तो बस इसके ट्रीटमेंट की बात। अगर बात करें इनके साइड इफेक्ट की, तो टीबी की दवा तो आपने पेशेंट को चालू कर दी। टीबी की दवा चालू करने के बाद पेशेंट को क्या बताएंगे कि क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि जो टीबी की दवा रहेगी, अगर 45-50 किलो का पेशेंट है तो उसको 4 टेबलेट देंगे। अगर 60 किलो से ऊपर है तो उसे 5 टेबलेट देंगे आप। तो 4-4, 5-5 टीबी की टेबलेट लेगा वो 1 दिन में, तो उससे साइड इफेक्ट भी होंगे। तो आपको कोई भी दवा देने के पहले उसके गुड इफेक्ट के अलावा उसके साइड इफेक्ट जरूर बताने पेशेंट को हमेशा, कि इस दवाई से आपको ये साइड इफेक्ट आ सकते हैं, ये इसके कॉम्प्लिकेशन है और इनसे आपको घबराना नहीं है। कुछ टीबी की दवाइयों के ऐसे साइड इफेक्ट है, जैसे कि अगर किसी पेशेंट को टीबी की दवा चालू करेंगे तो उसका यूरिन का कलर जो चेंज हो जाएगा। यूरिन का कलर इससे ऑरेंज हो सकता है या फिर रेड हो सकता है। तो आपको पहले ही बता देना है कि आप जब टीबी की दवाई चालू करेंगे, ATT लेंगे, इसे खाली पेट लेंगे, और जब इसको लेंगे आप, तो आपका इसका जो पेशाब का कलर है, यूरिन का कलर है, वो या तो लाल हो सकता है या ऑरेंज हो सकता है। ये आपको उसे पहले ही बता देना है। सेकंड जो है, इससे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशन कुछ हो सकते हैं। पेशेंट को इससे गैस्ट्राइटिस हो सकता है, पेशेंट को एपिगैस्ट्रिक बर्निंग हो सकती है, एपिगैस्ट्रिक सेंसेशन हो सकते हैं, पेशेंट को एब्डोमिनल पेन हो सकता है। ये आपको बताना है। तो आप टीबी की दवा दे तो उससे एक PPI प्रोटॉन पर मिलीमीटर या फिर रेनिटिडिन ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन एक दे दें, ताकि उससे गैस्ट्राइटिस वगैरह ना हो। सेकंड, इससे पेशेंट को जॉइंटिस हो सकता है। जब भी आप पेशेंट को टीबी की दवा दें तो उसे आप हमेशा 2 से 3 हफ्ते बाद बुलाएं। 2-3 हफ्ते बाद जब बुलाएं तो उसकी आंखों को ऊपर करके देखें, स्क्लेरा देखें, उसके जॉइंट उसको विक्टरस तो नहीं है, पेशेंट को जॉइंटिस है क्या, एनीमिया है क्या, इसके लिए आप जरूर देखें। अगर आपको पेशेंट को लग रहा है जॉइंटिस हो चुका है, तो आप जब 2-3 हफ्ते बाद पेशेंट आपके पास फॉलोअप में आए तो उस कंडीशन में आप पेशेंट का LFT कराएं, RFT कराएं, CBC कराएं। LFT में पेशेंट का OTPT डिरेंज है, बिलिरुबिन डिरेंज है, तो आपको ATT होल्ड कर देना है और उसे
उस टाइम होल्ड करने के बाद उसको इथाम्बुटोल देना है और आइसोजाइनेट देना, रिफॉर्मेशन बंद करके उसको फिर पेशेंट को 4-5 दिन आपको एडमिट करना है या फिर उसका मेडिसिन देना है। उसके बाद आपको रिपीट आईपी उसका चालू करना है। तो आपको पेशेंट को बताना है यूरिन कलर चेंज हो सकता है, इससे पीलिया हो सकता है, आपको इससे गैस्ट्राइटिस हो सकता है। ऐसा कुछ हो तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, कंसल्ट करना है, लेकिन टीबी की दवा अपने मन से बंद नहीं करना है। नहीं तो पेशेंट को गैस्ट्राइटिस हुआ, पेशेंट उसने यूरिन का कलर लाल देखा कि मुझे तो पेशाब में लाल पेशाब आ रहा है, पेशाब में खून आ रहा है, वो यूरिन का कलर चेंज हुआ, पेशाब को खून समझ के टीबी की दवा बंद कर दे, तो आपको ये नहीं करना है। आपको इसके बारे में पेशेंट को पहले ही बता देना कि ऐसा हो सकता है। उसके बाद दोस्तों जो इथाम्बुटोल टेबलेट होती है, इसमें इथाम्बुटोल टेबलेट का एक क्लासिकल जो है साइड इफेक्ट है, उसके बारे में आपको पेशेंट को बताना तो नहीं है, लेकिन आपको ऑब्जर्व करते रहना है। इससे क्या होता है, पेशेंट को रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस हो सकता है। रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस का मतलब पेशेंट को इससे कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है, पेशेंट को इससे हरा हरा दिख सकता है, फिर लाल दिखेगा, इस तरह का इससे कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। पेशेंट को जो भी देखेगा सब चीज़ें हरी दिखेगी या फिर लाल दिखेगी। तो इस जो इथाम्बुटोल टेबलेट अगर पेशेंट को उसमें एटीटी जो देते हैं उसमें इसका एक कॉम्बिनेशन होता है HRJD में इथाम्बुटोल, तो उससे पेशेंट को रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस हो सकता है, इसे कलर ब्लाइंडनेस हम बोलते हैं। ये उसका एक क्लासिकल जो है साइड इफेक्ट है। इसके बाद इससे पेशेंट को पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है, स्किन रेसेस हो सकते हैं। और एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है, टीबी के पेशेंट को जब टीबी की दवाई चालू की जाती है, ATT टेबलेट हम देते हैं, तो साथ में आपको उसे टेबलेट विटामिन B6 देना है, जिसे हम वो बोलते हैं क्या बेनाडोन टेबलेट नाम से आती है, बेनाडोन 40 mg की टेबलेट आती है। RE टेबलेट आपको उसे 6 महीने तक साथ में देना है, क्योंकि जो ATT जो देते हैं हम पेशेंट को, एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट जो देते हैं, ये क्या करता है, विटामिन B6 की डिफिशियंसी कराता है। विटामिन B6 की डिफिशियंसी कराने के कारण क्या होता है, पेशेंट को हाथ पैरों में सुनपन आना, झुंझुन होना, नमनेस हो सकता है, जिसे हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी बोलते हैं। पेशेंट को हाथों में और पैरों में, नी के नीचे सुनपन रह सकता है। पेशेंट बोलेगा चल रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है गद्दों पे चल रहा हूँ, हाथ पैरों में सुनपन आ रहा है, भारी भारी लग रहा है, चींटियाँ काट रही है, इस तरह से हो सकता है। तो आपको साथ में टीबी की दवा के साथ पेशेंट को टेबलेट बेनाडोन 40 mg की आधी टेबलेट रोज़ खाना खाने के बाद उसे देने बोलना है। तो जो कॉम्प्लिकेशन अगर कुछ आएंगे तो वो उससे ठीक हो जाएंगे, कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को देखने नहीं मिलेंगे। दोस्तों इस तरह से हम पेशेंट को ट्रीटमेंट के साथ साथ साइड इफेक्ट आपको बताना है। इसके बाद आपको हमेशा याद रखना है, डोंट गिव स्ट्रेप्टोमाइसिन इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी वाली जो फीमेल होती है उसमें आपको स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं देना है। ब्रेस्ट फीडिंग पेशेंट में स्ट्रेप्टोमाइसिन आपको हमेशा याद रखना है, स्ट्रेप्टोमाइसिन टेबलेट एडवाइस नहीं करना है। इसके बाद ATT टेबलेट अगर कोई पेशेंट ले रही है तो उसको कॉन्ट्रासेप्टिव साथ में नहीं लेना है, क्योंकि ATT टेबलेट कोई लेती है जो एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट हम देंगे पेशेंट को, तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव का इफेक्ट जो कम कर देती है। तो आपको हमेशा याद रखना है, कॉन्ट्रासेप्टिव के साथ ATT नहीं लेना है, पेशेंट को बोल के रखना हमेशा ही। इसके बाद अगर जो टेस्ट होते हैं टीबी के टेस्ट कहाँ कौन सी पॉपुलेशन में कराना है, तो जो वनरेबल पॉपुलेशन में हमें से कराना है। वनरेबल पॉपुलेशन मतलब जैसे कि जो HIV वाले पेशेंट होते हैं उन मरीजों में हमें टीबी का टेस्ट करवाना है। इसके बाद जो रूरल वाले जो पेशेंट होते हैं उनमें हमें से कराना है। जो IV ड्रग के जो एडिक्शन होते हैं, जो IV ड्रग लेते हैं, उन मरीजों में, उन पेशेंट्स में, उन मेल्स में हमें टीबी का टेस्ट करना चाहिए। डायबिटिक वाले पेशेंट में हमें इसका टेस्ट करना चाहिए। जो बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट हैं, जिनकी इम्यूनिटी वीक है, उसमें से हमें करना चाहिए। ओल्ड एज पेशेंट में हमें ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट करना चाहिए। उसके बाद अगर किसी पेशेंट कोई इंसान रिसेंटली टीबी के कॉन्टैक्ट में आया, टीबी के मरीज के कॉन्टैक्ट में आया, तो उस कंडीशन में हमें से टेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों ये मैंने आप लोगों को बताया आज ट्यूबरक्लोसिस के बारे में पूरा। ट्यूबरक्लोसिस क्या है, कितने टाइप की होती है, क्या क्या इसके सिम्टम हो सकते हैं, क्या हम इसमें टेस्ट कराएंगे, इसके बाद क्या इसका ट्रीटमेंट होगा। ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको पेशेंट को क्या इसमें एडवाइस करना है कि आपको टीबी की दवा ले रहे हैं तो क्या कैसे साइड इफेक्ट हो सकते हैं, और कोई स्ट्रेप्टोमाइसिन आपको प्रेगनेंसी में और कॉन्ट्रासेप्टिव जो फीमेल ले रही है उसे नहीं देना है। इसके बाद वनरेबल पॉपुलेशन क्या होती है। वनरेबल पॉपुलेशन मतलब किन किन पेशेंट में आपको इसे टेस्ट करना है। तो HIV वाले पेशेंट में से टेस्ट करना है, डायबिटिक वाले में टेस्ट करना है, ओल्ड एज में टेस्ट करना है। रिसेंटली अगर कोई इंसान टीबी के पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आया तो उसमें आपको इसे टेस्ट करना है, टीबी का टेस्ट करना है। इसके बाद दोस्तों कुछ खास बातें और बता देता हूँ ट्यूबरक्लोसिस के बारे में आप लोगों को। ट्यूबरक्लोसिस अगर किसी पेशेंट को है, स्पुटम पॉजिटिव अगर कोई पेशेंट है, तो वो 1 साल के अंदर कम से कम 15 से 17 इंसान को ट्यूबरक्लोसिस कर सकता है। जिससे कि ये जो पेशेंट है हमारा ट्यूबरक्लोसिस का है, 1 साल के अंदर ये 15 से 16 इंसान को पॉजिटिव कर देगा। क्योंकि जो ट्यूबरक्लोसिस है ये एयर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कराती है, मतलब हवा के माध्यम से फैलती है। अगर पेशेंट यहाँ पे तो यहाँ से 100 मीटर दूर तक ये इन्फेक्ट कर सकती है, ये आपको याद रखना है। एक टीबी का इंसान 1 साल में 15 लोगों को इन्फेक्टेड कर सकता है। एक टीबी का इंसान 1 साल में 15 लोगों को टीबी दे सकता है। और ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, हवा से फैलता है, 100 मीटर के दायरे तक ये कवर करता है, 100 मीटर के एरिया में ये फैला सकता है। इसके बाद अगर घर में किसी को टीबी है तो घर में आपको क्या प्रिकॉशन रखना है, बच्चों को और बूढ़ों को, ओल्ड एज वालों को
इनसे दूर रखना है, बचा कर रखना है, स्टे करके रखना है। तो दोस्तों इस तरह से हम ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करते हैं और पहचानते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।